आज हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रिटिश संविधान की उन विशेषताओं का जिक्र कर रहे हैं कि ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। कि ब्रिटेन का संविधान जैसे भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का लिखित है, वैसे लिखित नहीं है। न ही किसी संविधान सभा आयोग ने उसका निर्माण किया। वो परंपराओं पर आधारित है, अभिसमयों पर आधारित है। इसलिए ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा गया। ब्रिटिश संविधान अलिखित होने के साथ साथ प्राचीन संविधान भी कहा जाता है। 5वीं सदी से लेकर अब तक का ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, न कि रचना का। ये मुनरो का कथन है कि ब्रिटिश संविधान की रचना नहीं हुई है, उसे लिखा नहीं गया। धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के अनुरूप जिन नियमों की आवश्यकता पड़ी और उन्हें संसद द्वारा अधिनियम बनाकर लागू कर दिए गए। तो 5वीं सदी से जो ब्रिटिश संविधान है वो प्राचीन संविधान की श्रेणी में गिना जाता है। ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक और ब्रिटिश संसदों की जननी है। ये भी मुनरो का कथन है। संविधान संविधानों का जनक और जननी। जनक और जननी उन्हें कहा जाता है जिससे आगे आने वाले संविधानों में बहुत कुछ पुराने संविधान से लिया जा सका हो या लिया गया हो। तो जनक और जननी का स्थान ब्रिटेन के संविधान को दिया गया। यहाँ से नवीन संविधानों की जो संरचना हुई उसमें बहुत महत्वपूर्ण पहलू विश्लेषण करके लिए गए। इसके अलावा ब्रिटिश संविधान को संविधान के साथ साथ संविधान की अलिखित संविधान की व्याख्या के साथ साथ ब्रिटिश संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को महत्व दिया गया। संसदात्मक शासन प्रणाली जैसे व्यवस्थापिका में निम्न सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा उसी दल में से मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायित्व को निभाते हैं। अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और इस घनिष्ठ संबंध के आधार पर हम इसे संसदात्मक शासन व्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। 2 तरह की व्यवस्थापिका है, कॉमन सभा और लार्ड सभा। कॉमन सभा जिसे निम्न सदन का रूप दिया गया है, जिसे जनता के प्रति उत्तरदायित्व माना गया है, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्वहन कॉमन सभा के माध्यम से होता है। दूसरा सदन लार्ड सभा है। लार्ड सभा संपन्न सदन है, अर्थात वंशानुगत सदन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके 90% सदस्य आजीवन पीयरेज अर्थात इसके सदस्यता को ग्रहण करते हैं। तो लार्ड सभा और कॉमन सभा, अब इन दोनों में भी यदि कंपैरिजन किया जाता है तो न्यूमैन की कोटेशन है कि कॉमन सभा में ही संसद निवास करती है। अर्थात देखने को 2 सदन हैं, लेकिन वास्तव में शक्तियों का उपभोग कॉमन सभा के माध्यम से किया जाता है। ठीक इसी तरह से 2 तरह की कार्यपालिका यहाँ पाई जाती है, नाम मात्र की एवं वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका यहाँ सम्राट को रखा गया है। सम्राट का पद वंशानुगत है और जिसके नाम से सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है। प्राचीन समय में राजतंत्र था तो उसके पास शक्तियाँ थी, लेकिन वर्तमान समय में प्रजातंत्र है तो शक्तियाँ
जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही निर्वहन की जाती है। फिर भी राजपद विद्यमान है। लोग राजा के पद को गरिमा में सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखते हैं और उसे बनाए रखने के लिए वो अभिसमय की पालना की अनिवार्यता पर भी बल देते हैं। दो तरह की व्यवस्थापिका, दो तरह की कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका का जिक्र आता है। यहाँ भारत या अमेरिका के संविधान की तरह न्यायिक सर्वोच्चता का प्रावधान नहीं है। न्यायपालिका उपस्थित है, लेकिन संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ संसद की सर्वोच्चता को बरकरार रखा गया है। संसद सर्वोच्च है, संसद में शक्तियाँ निहित है, संसद साधारण बहुमत से कानून को बनाती है, साधारण बहुमत से कानून में परिवर्तन कर सकती है। पृथ्वी पर ऐसी कोई संस्था नहीं जो उसको चैलेंज कर सके, चुनौती दे सके, ऐसा अनेक लेखकों का कहना है। संसद की प्रभु सत्ता, लेकिन यदि संसद की प्रभु सत्ता का भी अध्ययन करें तो वह यहाँ भी थोड़ा सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। वो अंतर है कि संसद पर अभिसमयों का नियंत्रण है, संसद पर जनमत की शक्ति का नियंत्रण है, संसद पर नैतिक बंधनों का नियंत्रण है, संसदीय अधिनियम जो समय और परिस्थिति के अनुकूल बनाए गए उनके अनुरूप ही संसद को कार्य करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 5 साल के कार्यकाल में जनता के समक्ष पुनः चुनाव के लिए संसद सदस्यों को जाना पड़ता है, तो संसद पर भी नियंत्रण स्थापित है। संविधान अलिखित होने के बावजूद नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है और मौलिक अधिकारों का उल्लेख 1215 मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, महान अधिकार पत्र के आधार पर किया गया था। तो मौलिक अधिकार में जिस तरह हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में नागरिकों के मौलिक अधिकार को देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से वहाँ भी नागरिकों को वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, मौलिक अधिकार प्राप्त है। संसद के साथ साथ ब्रिटेन में कानून और अभिसमयों के अंतर को भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाता है। जेनिग्ज की कोटेशन है कि कानून की सूखी हड्डियों पर मांस रूपी आवरण चढ़ाने का काम अभिसमय करते हैं। यानी संविधान तो लिखित है नहीं, कानून की सूखी हड्डियाँ अर्थात लिखित कानून नहीं है, तो शासन सत्ता का संचालन या व्यवस्थाओं का संचालन किस आधार पर होता है? तो सूखी हड्डियों पर मांस रूपी आवरण चढ़ाने का काम अभिसमय द्वारा किया जाता है। अभिसमय से तात्पर्य है रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, व्यवहार, लोकाचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, धर्म, कुटुंब, कबीला, चर्च इत्यादि। यानी ये अभिसमय के महत्वपूर्ण पहलू, ये आधार स्तंभ है और इसी के बेसमेंट पे शासनिक व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है। अर्थात संसद परंपराओं के विरुद्ध नहीं जा सकती, जनमत की शक्ति के विरुद्ध नहीं जा सकती, उसे इन सब का अनुपालन करना पड़ता है। जब हम कानून और अभिसमय में अंतर करते हैं तब ये बताया जाता है कि कानून की उल्लंघना करने पर तो दंडित किया जाता है, परंपराओं की उल्लंघना करने पर दंडित नहीं किया जाता। कानून निर्मित होते हैं, परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाई गई रीति रिवाजों का रूप है। लेकिन फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परंपराएं जब स्थायी रूप ग्रहण कर लेती हैं तो उसे कानून कहा जाता है। यानी धीरे धीरे परंपराएं कानून का रूप ग्रहण कर लेती हैं तो उसे उसी रूप में मान्यता मिल जाती है जैसे कानून को मान्यता मिलती है। राजपद राजा का पद है, सम्राट का पद है और राजमुकुट दो
यहाँ पर पहलू है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा या सम्राट को तो हम देखते हैं वंशानुगत दृष्टिकोण से, ये व्यक्ति विशेष है और व्यक्ति विशेष को पिता का स्थान प्राप्त है, पिता तुल्य स्थान प्राप्त है कि राजा जब अपने महल में होते हैं तो प्रजा सुख की नींद सोती है और राजा जब तक जीवित रहते हैं तब तक अपने पद पर बने रहते हैं और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण कर लेते हैं, ज्येष्ठ उत्तराधिकारी। लेकिन राजमुकुट का शाब्दिक अर्थ तो हम बताते हैं कि जो राज सिंहासन पर बैठता है उसके शीश पर धारण करवाए जाने वाला मुकुट राजमुकुट कहलाता है। लेकिन व्यवहारिक अर्थ में ब्रिटेन में राजमुकुट से तात्पर्य है संपूर्ण सरकार से। संपूर्ण सरकार जिसमें संसद के दोनों सदन भी आ जाते हैं, कार्यपालिका दोनों आ जाती हैं, यानी सम्राट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कॉमन सभा, लॉर्ड सभा, ये संपूर्ण सरकार के रूप में कार्य करते हैं। राजा और राजमुकुट, अभिसमय और कानून, ये दोनों में शब्दों में जो हमने अर्थ व्यक्त किया, सैद्धांतिक अलग है, व्यवहारिक अलग है। ब्रिटेन में जो दिखाई देता है वैसा है नहीं। ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है। अनेक ऐसी कोटेशन हैं कि जो दिखता है, मुनरो की कोटेशन है ये, जो दिखाई देता है वैसा है नहीं। यानी सिद्धांत और व्यवहार में तो प्राय सभी जगह अंतर पाया जाता है, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में ब्रिटेन में यह अंतर देखने को मिलता है उतना कहीं भी नहीं। तो जो दिखाई देता वैसा है नहीं, तो ये अलग से भी क्वेश्चन है और हम इसको विशेषताओं में भी डाल सकते हैं कि सैद्धांतिक और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली का जो नियम है वो ये है कि निम्न सदन में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री उसी दल में से मंत्रिमंडल का गठन करता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद उससे प्रश्न पूछकर बहस, बजट कटौती, निंदा, स्थगन, काम रोको, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से समय से पूर्व हटा सकती है, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। लेकिन व्यवहारतः ऐसा नहीं होता। व्यवहार में प्रधानमंत्री सम्राट के माध्यम से संसद को समय से पूर्व भंग भी करवा सकता है। संसद की प्रभुसत्ता, संसद की सर्वोच्चता का हमने अध्ययन किया, लेकिन व्यवहार में हम पाते हैं कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके भी कारण बताए गए कि कार्यपालिका शक्तिशाली कैसे है कि कार्यपालिका रेगुलर काम करने वाली संस्था है, एक सेलेक्टेड टीम के रूप में यहाँ काम होता है, नेतृत्व तो प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है और प्रधानमंत्री के निर्णय में सभी का साथ होता है। संसद में अन्य राजनीतिक दल भी विद्यमान होते हैं। संसद का रूप भी बड़ा है और संसद साल में एक बार अधिवेशन में अपने कार्यों को संपन्न करने की चेष्टा करे तो ये सब संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जनाधिक्य और जन समस्याओं का आधिक्य बहुत ज़्यादा है। तो रेगुलर काम करने वाली संस्था कार्यपालिका ने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया है। द्विदलीय पद्धति यहाँ पाई जाती है, अन्य दल विद्यमान है, लेकिन प्रमुखता में दो दल का वर्चस्व रहता है। तो ब्रिटिश संविधान में हमने जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की वो ये है कि ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान, और अलिखित संविधान के साथ साथ इसमें एक पॉइंट हम ये भी डालते हैं कि लिखित संविधान है। फिर प्रश्न आता है ये लिखित संविधान कैसे हुआ? तो जिन नियमों कानूनों को समय और परिस्थिति के अनुरूप आवश्यकता को देखते हुए निर्मित किया गया, जिसे संसदीय अधिनियम कहते हैं, जैसे 1911 का अधिनियम, 1949 का अधिनियम, ये दो अधिनियम हैं, तो ये लिखित रूप में है।
और दोनों अधिनियमों में आप देखिए, जैसे 1911 का संसदीय अधिनियम है, लाड़सभा की शक्तियों को कम करता है कि लाड़सभा वित्त विधेयक को केवल 1 महीने रोक सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, सुझाव दे सकता है, अंतिम निर्णायक कॉमन सभा है। ठीक इसी तरह से 1949 का अधिनियम ये कहता है कि लाड़सभा साधारण विधेयक को 1 साल तक रोक सकता है, सुझाव दे सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता, अंतिम निर्णायक कॉमन सभा है। तो कॉमन सभा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, संसद सर्वोच्च और संसद में भी पहला सदन ज़्यादा सर्वोच्च। फिर प्रश्न ये भी उठता है, फिर दूसरा सदन जब इतना कमज़ोर कर दिया गया तो वो विद्यमान क्यों है? तो प्रश्न का उत्तर यही आता है कि लाड़सभा वंशानुगत है, और वंशानुगत जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो अभी समय पर आधारित है। और ब्रिटेन वासी बहुत ज़्यादा परंपराओं में आस्था रखते हैं, जैसे राजा का पद। प्राचीन समय में राजा ही सब कुछ था, लेकिन प्रजातंत्र में राजा केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है, तो राजा का पद फिर विद्यमान क्यों है? तो आंसर वही आता है कि जनता इसे आज भी सम्मान की दृष्टि से चाहती और देखती है कि राजा जिस उत्सव में उपस्थित हो जाते हैं उसके शानो शौकत में 4 चांद लग जाते हैं। तो जो मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो उसका निर्वहन ब्रिटेनवासी करते हैं। कि ब्रिटेनवासी अपने संविधान पर बहुत गर्व करते हैं, तो हम ये भी कहना चाहते हैं भाई, संविधान किसी निश्चित तिथि में, किसी निश्चित सभा द्वारा, किसी आयोग द्वारा, समिति द्वारा निर्मित तो किया नहीं गया, फिर भी वो संविधान पर गर्व करते हैं। अर्थात जो व्यवस्थाएं संचालित हैं, पहले राजतंत्र में थी, निरंकुश तंत्र, फिर संवैधानिक प्रजातंत्र, फिर पूर्णतः प्रजातंत्र, तो ये सारी बातें जो हैं समय के हिसाब से अधिनियमों को निर्मित करते हुए प्रजा के हित में कार्य करने का दायित्व सरकारों के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। इसीलिए लोग उनमें निष्ठा, आस्था और उनके आदेशों की अनुपालना करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं आपको कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत व्यवहार में अंतर है। ब्रिटिश संविधान में राजतंत्र है और प्रजातंत्र है। ब्रिटिश संविधान में 2 व्यवस्थापिकाएं हैं, व्यवस्थापिका के 2 अंग हैं, लेकिन एक ज़्यादा एक्टिवली या पावरफुल ढंग से काम करता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान से जो अच्छाइयाँ, जो व्यवस्थाएं भारतीय राज व्यवस्था के अनुकूल थी, व्यवस्था में अनुकूल थी, उन्हें अडोप्ट भी किया गया, और जो अन्य संविधानों से प्रावधान लिए गए वो भी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप लिए गए। तो ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है, न कि रचना का। इसके साथ साथ एक पहलू और भी महत्वपूर्ण है, वो है कि ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री जो है वो विवेक और सहयोग का शिशु। विवेक और सहयोग का शिशु लिटन स्ट्रेची की कोटेशन है। विवेक और सहयोग का शिशु कैसे है? विवेक माने योग्यता और सहयोग माने चांस फैक्टर से, कि राजकुमारों को, जॉर्ज प्रथम और तृतीय को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था और बैठकों के संचालन के लिए एक पद की आवश्यकता थी, और उस पद में मंत्रियों में जो प्रधान, कबाल से कैबिनेट शब्द बना, मंत्रियों में जो प्रधान होता या नेतृत्व कर सकता था उसे प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित करके बैठकों का आयोजन या संचालन किया जाने लगा, और बाद में प्रधानमंत्री सरकार का एक मुख्य पात्र, प्रजातांत्रिक सरकार का एक मुख्य पात्र बन गया। तो हम ये आपके सामने जितने भी पहलू रख रहे हैं, इनमें हम ये देख रहे हैं कि
समय की मांग से भी कुछ पद बने और समय की मांग से ही अधिनियमों का निर्माण हुआ। तो जो हमने स्टार्टिंग मैटर किया कि अलिखित संविधान है, बाद में हम बता रहे हैं अलिखित होते हुए लिखित संविधान। फिर प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका का संबंध कैसा है, अनेक ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे, उनका प्रत्युत्तर भी देंगे। आज के लिए नमस्कार।